चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। इसमें ये पढ़ेंगे बोरबरी स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का बोरबरी स्कीम क्या है, और हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और ये भी देखेंगे आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनके यूज क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एटम के तमाम तरह के मॉडल देखे थे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, और अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एटम में कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पीछे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमते हैं, तो इसके लिए बोरबरी ने एक स्कीम बनाया। बोरबरी, दो साइंटिस्ट हैं बोर और बरी, इन्होंने एक स्कीम दिया जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया गया है। इन्होंने क्या किया कि जो एटम के चारों बाहर की तरफ जो भी ऑर्बिट है उनका नाम दिया KLM या KLMN करके, या उनका जो है नाम 1 2 3 करके दिया, और उनको केक सेल को हम नंबर होता है 1, इसी तरह से L को 2, M को 3, N को 4। तो इस तरह से इनके नाम को KLMN दिया, और क्या समझाया कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डन इन अकॉर्डिंग 2n²। मतलब 2n² के किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के हिसाब से भरते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट है। यदि n बराबर, यहाँ दिखा गया कि n बराबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1², तो ये हो जाता है 2 × 1², 2 ही आएगा 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से n बराबर 2, यानी 2 × n², फार्मूला यही याद रखेंगे 2n²। तो 2n² में n बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 8। तो दूसरे ऑर्बिट जो यहाँ बनेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इनकी सीट होती है। तीसरे में इसी तरह से 2 × 3² 18, चौथे में 2 × 4², तो 16 2 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे इसमें 4 ऑर्बिट में दिखाए गए हैं। यहाँ पर पहले ऑर्बिट में अगर हम कहें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की सीट होती है, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 18, और चौथे में जो है 32 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी ऑर्बिट में, पहले कहने का मतलब किसी ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 सीट होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 भरेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह भरे रहोगे। तीसरे में कितना गिनती किया गया था, 18, तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चौथे में 32, यानी इतनी सीट होती हैं। ऐसे 2n² के हिसाब से इनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों का इसमें सीट की संख्या बताएगी कि कितने सीट इसमें रह सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की और भी शर्तें हैं। वो शर्त क्या है, एक तो है कि किसी इलेक्ट्रॉनों की जो ऑर्बिट में संख्या होती है 1 में 2, पहले सेल में या पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 हो सकती है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि आउटर नंबर ऑफ द सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे कि बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और सेकेंड लास्ट सेल, बाहर से सेकेंड जो है सेल में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो एक कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है दिस सेल आर फिल्ड इन दी स्टेप वाइज। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरते हैं, वह स्टेप वाइज मैनर से भरेंगे। स्टेप वाइज मैनर कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज अकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस गिवन सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। कहता है कि जो है बाहर जैसे बाहर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और भले से उनके पास ज़्यादा सीट है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर 8 से ज़्यादा तभी हो गए जब बाहर से तीसरी कक्षा कंप्लीट भर चुकी हो। तो इसमें हम 3 पॉइंट याद रखते हैं बोरबरी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो इलेक्ट्रॉन हम याद रखेंगे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, 2n² के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरा,
दूसरे किसी भी ऑर्बिट में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और बाहर से दूसरे में 18 ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात, सेल आर द फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। जब बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होने पर भले से उसमें सीट ज़्यादा हो तो 8 से ज़्यादा ये नहीं कि 9वां इलेक्ट्रॉन चला जाए, वो 9वां इलेक्ट्रॉन फिर लौट करके पीछे वाले में भरता है। 8 से 9वां इलेक्ट्रॉन बाहर में तभी होगा जब बाहर से तीसरा कंप्लीट भर चुका हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन की शर्त रखी गई, 3 नियम बताए गए हैं। तो जब भी आता है पेपर में हम बोरबरी स्कीम को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट ये जैसे लेन होती है सड़क पर, वो वही ऑर्बिट कहलाते हैं। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, फिर हम समझाते हैं। ये पहला ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर, अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में सीट होती है 8, तीसरे में होती है सीट 18, ऐसे चौथे में होगी 32। लेकिन ये नहीं कि 2 के भर जाए तो 8 भरेगा, 2 8 18 ऐसे भरेगा नहीं। 2 के बाद 2 तो भर जाता है, फिर 8 भरेगा। तीसरे में जाने के लिए यहाँ 8 18 सीट है, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, फिर ये चौथे में पहुँच जाएगा, है ना। 8 से ज़्यादा यहाँ तब होगा जब बाहर से तीसरा कंप्लीट हो चुका हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन का एक शर्त है, एक नियम है, जिसको बोरबरी योजना कहते हैं, बोरबरी स्कीम कहते हैं। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लिथियम L बराबर 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L बराबर का 3 का मतलब है लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें पहले ऑर्बिट में 2, K में 2 आएगा और L में M आएगा, यानी आएगा। इसी तरह से कार्बन का 6 है तो ये टूटेगा 2 और 4 में, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 4। सोडियम का जैसे एग्जाम्पल लिया गया 11, पहले में 2, दूसरे में 8, दोनों ऑर्बिट भर चुके हैं। तो तीसरे में 1, तीसरे में 1 भर, जबकि तीसरे में सीट 18 होता है, 1 उसमें पहुंच गया। तो 2 8 1 में टूटेगा, 2 8 10 1 11। क्लोरीन का हो गया 17, तो 17 का 2 8 7, ये 17 हो गया। इसी तरह से कैल्शियम का 20 है तो 2 8 8 2। ये कैसे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, ये तो सीट भर गए। तीसरे में सीट होता है 18 होते हुए भी ये चौथे में 2 पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं हो गए, 8 से ज़्यादा होते एनर्जी लेवल है। ऑर्बिट एक तरह से एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो वो चौथे में जंप कर जाएगा, ये चौथा ऑर्बिट में पहुंचेगा 2। अब ये 2 में जब 8 आएगा, 8 भरेगा तो फिर लौट करके ये तीसरे में भरेगा। तीसरे से 2 8 2। हमारे कोर्स में अभी 9th के केवल कैल्शियम 20 तक है, और इसमें अधिक एटॉमिक नंबर वालों के लिए बड़े क्लासों में 11वीं में दिया गया है। तब तक हम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, किताबों में बना हुआ है। जैसे यहाँ दिखा गया लिथियम का यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से बनाने को आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे लिथियम का सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये टूटेगा 2 8 2 और 1, पहले में 2, दूसरे में 1। तो यहाँ दिखाया गया फिगर में, यहाँ पहले में अंदर 2 दिखाया गया है, 2 बाहर 1 बच गया, तो 2 और 1 इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ऐसे सोडियम का 2 8 1 यहाँ दिखाया गया है, अंदर 2 फिर 8 फिर बाहर 1। तो इस तरह से इसमें 3 ऑर्बिट हो गए, 3 ऑर्बिट 1 2 3 या KLM कहेंगे। ऑर्बिट को हम पीछे भी बता चुके, उनको KLM कहेंगे, अथवा पहले ऑर्बिट को K, दूसरे को L, तीसरे को M, या उसको 1 2 3 ऐसे संख्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 KLM NOP। तो इस तरह से इनकी संख्या होती है। लेकिन जो है कैल्शियम 3 ऑर्बिट तक है, इसलिए 3 ऑर्बिट तक ही दिखाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह के उसमें दिखाए गए हैं बुक में। तो वो सभी स्ट्रक्चर को इस तरह से बना करके याद रखना। उसके एटॉमिक नंबर दिखाया गया, एटॉमिक जैसे सिंबल है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। कैल्शियम में 17 है तो 2 8 10 और लास्ट में 7, तो 2 8 7 हो गए। कैल्शियम में ऐसे 20 है तो 2 8 8 2।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी बनाने को आता है तो ऐसे लिखने के बाद हम एक गोले वाले ऑर्बिट बनाएंगे। तो बुक में दिया गया है 20 तक दिया गया है, हाइड्रोजन से 20 तक। हाइड्रोजन का बाहर एक, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह केवल उसके हाइड्रोजन बीच में लिखेंगे, बाहर एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ये है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है। तो इस तरह से बोरबरी को हम पढ़ेंगे, याद कर लेना। 2n² के अनुसार भरते हैं, जब आएगा कि बोरबरी स्कीम क्या है तो 2n² के अनुसार है। n बराबर 1 तो 2, ऐसे इसको निकाल कर समझाएंगे। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन समझाएंगे। अब हम आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन किसी सेल के बाहर जो है जो प्रेजेंट होता है वह वैलेंसी कहलाता है, लेकिन हर केस में नहीं, कंडीशन है। बाहर इलेक्ट्रॉन, इसको दूसरे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड रूप में, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन ले करके किसी से रिएक्शन करता है वही इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कहलाती है। या कंबाइनिंग कैपेसिटी उसको कहेंगे दूसरी भाषा में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इज वैलेंसी। अब इसमें हम देखते हैं कि बाहर, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बाहर आउटर ऑर्बिट में 8 से कभी नहीं ज़्यादा नहीं हो सकता है, चाहे सीट जितना ही हो। किसी भी सेल में एटम में चारों तरफ किसी भी सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वैलेंसी का मतलब 8 के भीतर ही हम ढूंढेंगे। तो पहला, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, अगर बाहर किसी के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वो हम कहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जैसे मान लो किसी के बाहर 3 है तो हम कहेंगे उसके बाहर उसकी वैलेंसी 3 है, +3 है, प्लस में कहेंगे। अगर 2 है बाहर इलेक्ट्रॉन तो हम, जैसे कैल्शियम का हम देखे थे 2 है, तो कैल्शियम की वैलेंसी, जैसे कैल्शियम का आया था Ca2 8 8 2, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसकी वैलेंसी कहेंगे +2। जिसके सोडियम का 2 8 1 था तो बाहर इसकी 1 है तो हम इसकी कहेंगे वैलेंसी 1, ठीक है। लिथियम का 2 और 1 है तो बाहर इसकी 1 है तो कहेंगे वैलेंसी 1। 4 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 4 से कम है तो उसकी कह देंगे कि वैलेंसी यही है। लेकिन 4 से अगर ज़्यादा है, जैसे किसी के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको 8 से घटा लेंगे। जैसे किसी के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7 टोटल इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 5 में टूटता है, तो ये बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, यह वैलेंसी होगी 8 - 5, मतलब 3। इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी, -3। इसको -8 में से घटा करके, जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम 8 में से घटा कर लेंगे, यानी E > 4 वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब, अगर किसी भी बाहर जो है, किसी भी सेल में बाहर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर उसमें बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कार्बन के सी का जो है बाहर 2 और 4 होते हैं, जैसे कि इसकी वैलेंसी 4, कभी कभी -4 भी हो जाती है क्योंकि ये 8 के हाफ में है। अगर किसी के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। जैसे आर्गन के बाहर 8 होता है, आर्गन का 10 है तो 2 और 8, तो इसकी वैलेंसी 0। जीरो वैलेंसी का मतलब न्यूटन है, नो रिएक्शन है करेगा, कैपेसिटी इसकी रिएक्शन करने की नहीं है, तो कैपेसिटी इसकी, रिएक्शन की कैपेसिटी इसकी 0 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। जिसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिव, कहेंगे कि इसका एक्टिव पूरा है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बाहर, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ये हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में अगर किसी के, जैसे यहाँ देखो सोडियम के बाहर जो है 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया 2 8 1, तो यह हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी +1 कहलाएगी।
ऐसे क्लोरीन के बाहर 2 8 7 है, इसके बाहर 7 है, तो हमेशा वो अपना एक्टिव 8 बनाने के लिए बाहर 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो -1 करेंगे। तो इस तरह से आयनिक बांडों में समझाया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस वैलेंसी में मानी जाती है, जो लेने की टेंडेंसी है उसको माइनस मानी जाती है। सोडियम के बाहर 1 है, 1 देने की टेंडेंसी रखता है तो +1 इसकी वैलेंसी है। क्लोरीन का 2 8 7 है, 1 लेने की वैलेंसी कैपेसिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है, तो इसकी वैलेंसी -1 मानी जाएगी। तो इस तरह से प्लस माइनस का निर्धारण होता है। 4 से वैलेंसी 4 तक सीमित होती है, 4 के बाद फिर माइनस में हो जाती है। तो इस तरह से वैलेंसी एक तरह से क्या है, वैलेंसी को डिफाइन करेंगे तो कम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड नोन एज वैलेंसी। या आउटर ऑर्बिट का वह सेल जितने रिएक्शन में भाग लेता है वही उसकी पार्टिसिपेट करता है, वही उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जब देने की टेंडेंसी हो यानी 4 से कम हो तो वह देने की कोशिश करता है, तो वह उसकी पॉजिटिव वैलेंसी कहलाती है। 8 से कम हो, 4 और 8 के बीच है, तो उसकी माइनस वैलेंसी आती है। तो इस तरह से यह वैलेंसी का कंसेप्ट है। इसी तरह से एटॉमिक मास क्या है, हम पीछे भी बता चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर 0 कुछ नहीं होता है। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहेंगे। दोनों के सम को कहेंगे एटॉमिक मास। दोनों का वजन कितना है, किसी एटम का वेट जो है न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है वही उसका मास कहलाता है। तो P+N, प्रोटॉन की संख्या प्लस N है एटॉमिक मास। और प्रोटॉन की संख्या, केवल प्रोटॉन की संख्या जितना अंदर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर होता है न्यूट्रल एटम में। तो प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन में, तो वही एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो किसी में प्रोटॉन की संख्या, जैसे सोडियम में यानी में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। मास में न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन की संख्या में जोड़ेंगे तो एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक के नंबर के आधार पर हम देखेंगे आइसोटोप क्या होते हैं। यहाँ 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप और आइसोबार, जिसका डेली लाइफ में बहुत यूज है। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप क्या कहलाते हैं। आइसोटोप आर द एटम्स सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आइसोटोप का डिफिनेशन है, आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब आइसोटोप जैसे यहाँ हम कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बताए होते हैं, एक 1H1 लिखा गया, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। तो पहले वाले का 1H1 का नीचे एटॉमिक नंबर लिखा, सबका एटॉमिक नंबर 111 है। एटॉमिक मास 1, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो एटॉमिक मास यहाँ डिफर हो गए। तो हम इस तरह देखें कि हाइड्रोजन की 3 कैटेगरी होती है, एटॉमिक मास 1 वाला, एटॉमिक मास 2 वाला, एटॉमिक मास 3 वाला। तो एटॉमिक मास 1 वाले का सिंबल 11 लिखते हैं, इसका नाम प्रोटियम। एटॉमिक मास 2 वाले को सिंबल 1H2 लिखते हैं, इसका नाम ड्यूटेरियम। एटॉमिक नंबर 3 वाले का 1H3 लिखते हैं, इसका नाम ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप माने गए हैं। प्रोटियम में केवल न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन आ जाने की वजह से, एक न्यूट्रॉन आ जाने की वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो गया। इसमें 2 न्यूट्रॉन आ जाने की वजह से एटॉमिक मास 3 हो गया। तो इनमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये याद रखना कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटियम में, 1H1 में। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप हम बताए गए हैं,
एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है 17, 17 दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, 17 इक्वल टू 17। एटॉमिक मास डिफरेंट है, पहले वाले का 37, दूसरे वाले का 35। यहाँ कहने का मतलब दो तरह के क्लोरीन प्रकृति में पाए जाते हैं नेचर में, और दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें सेम है, केवल एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक में एटॉमिक मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ने पर 35 हो जाता है, एक में 37 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में आइसोटोप हैं, ये दोनों आइसोटोप हैं। नंबर सेम होते हुए, एटॉमिक नंबर सेम होते हुए इनका डिफरेंट मास हो जाता है, तो ये आइसोटोप कहलाएंगे। अब अगर ये आइसोटोप है तो इनके यूज भी बहुत सारे हैं, इनके बहुत यूज है। एक तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, बम बनाने में, एटम बम के में काम आता है। दूसरा, इनका ट्रीटमेंट आप जैसे कोबाल्ट एक ऐसा कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वह जो है कैंसर के इलाज में यूज होता है। आयोडीन का जो आइसोटोप है वह गोइट्री मतलब घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन की का आइसोटोप यूज होता है। तो यह इलाज में भी यूज होते हैं, एटम में न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आइसोटोप के यूज बताए गए हैं, मेडिकल लाइन में भी और एटम बम बनाने में भी यूज होते हैं। तो आइसोटोप जब भी पूछेगा, बहुत पूछता है, कई बार पूछा गया है आइसोटोप क्या है, तो हम कहेंगे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक मास। ठीक ही उसके उल्टा आइसोबार है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे आइसोबार क्या है, आइसोबार आर द एटम ऑफ द दोज एलिमेंट्स, या डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट, जैसे यहाँ दिखाया गया आर्गन का सिंबल है AR, नीचे 18 एटॉमिक नंबर, 40 एटॉमिक मास। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर, 40 एटॉमिक मास। हमने देखा कि यहाँ एटॉमिक मास दोनों के इक्वल है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, आर्गन का 18 है, इसमें 20 है, तो दोनों अलग एलिमेंट हैं। तो इसको डिफिनेशन कहेंगे आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक आइसोटोप में क्या था, नीचे वाला सेम था, ऊपर वाला डिफरेंस था। नीचे वाले से आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस सेम होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम, ध्यान रखना, ऊपर का ये सेम होगा, नीचे का डिफरेंट होगा। ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना, दोनों में डिफरेंस है, आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है। आता है तो कि दोनों में डिफरेंस लिखो, तो दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, दोनों का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो ये आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पेपर के दृष्टि से भी, और जो है वह आगे की क्लासों में चैप्टर पढ़ने के लिए भी इसका बहुत यूज है, तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे सोडियम और मैग्नीशियम भी आपस में एक तरह से आइसोबार बनाते हैं। सोडियम का नीचे 11, उसका 12 है। इसी तरह मैग्नीशियम का भी, सोडियम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, तो वो दोनों आइसोबार हैं। तो आइसोबार के बहुत से एग्जाम्पल है, बुक में भी दिया गया है, सपोर्टिंग मटेरियल में दिया गया है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आइसोटोप और आइसोबार एग्जाम्पल सहित याद रखना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल में पूछ देता है कि रिलेटिव मास क्या होता है, तो कहता है कि रिलेटिव मास इज एवरेज ऑफ द मास ऑफ द ऑल आइसोटोप। जैसे यहाँ क्लोरीन का दिखाया गया ना, एक क्लोरीन में 1735 लिखा गया है, दूसरे में 1737 लिखा गया है। तो ये नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर होते हैं। प्योर जो 1735 वाला है वो प्रकृति में 75% पाया जाता है, और वो 25% पाया जाता है। तो इनके दोनों का एवरेज अगर निकाल देते हैं तो हमारा रिलेटिव मास एटॉमिक मास कहेंगे क्लोरीन का। इसलिए क्लोरीन का आता है 35 दशमलव इतना आता है, 35.5 लिखा जाता है। तो दशमलव कहाँ से आ गया, ये दोनों के एवरेज से आ गया। जैसे यहाँ दिखाया गया है 1735 एक का,
और एक का 1737। 1735 वाला प्रकृति में 75% पाया जाता है और ये पाया जाता है 25%। तो दोनों का एटॉमिक मास हम 35 कभी नहीं लिखा जाता, 35.5। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज पर आता है न्यूमेरिकल, निकालो इनका एवरेज कितना आएगा एटॉमिक मास। तो हम क्या करते हैं, 75% ऑफ 35 हम लिखेंगे, 75% ऑफ 35। तो 75% को हम लिखते हैं 75/100/35, ये हो गया। अब प्लस 25% आप 35। तो दोनों को जब ये सॉल्व करेंगे, 75% 75/100 इंटू 35 और 75/100 इंटू 25, तो यह आ जाएगा 35.5। ऐसे हम दिखा सकते हैं 75/100 इंटू 35, ये तो हो गया। ये हो गया किसका, पहले वाले का, 35 वाले का। दूसरा जो 75% 25% पाया जाता है वो 25/100 इंटू 25, दोनों को जोड़ने पर ही आएगा। आएगा हल करने पर आएगा। इसको जैसे हल कर दें, इसको हल कर दें तो ये आएगा 35.5। तो इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखा होता है 35.5। पॉइंट इसलिए आ जाता है, एवरेज किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गए। दोनों जो इस पर न्यूमेरिकल एक कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। 35% कि दोनों का एवरेज निकालो, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो। तो हम इनके आइसोटोपों को एवरेज करके निकालते हैं। ये तो हुआ न्यूमेरिकल की बात। तो ये चैप्टर के लास्ट पोर्शन है। इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। इस पर इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज का ये वीडियो। इसमें पूछता है जैसे बोरबरी स्कीम क्या है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो समझाएंगे। या किसी का कह देगा बनाने के लिए कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे कह दिएगा कि मैग्नीशियम Mg 12 होता है, इसका ऑर्बिट में दिखाओ कैसे 12 डिस्ट्रीब्यूट होता है। 12 कब होगा, 2 8 2 2 8 10 2 12। तो इसको 3 ऑर्बिट दिखाएंगे। एक पहले में दो गोले बिंदु लगा देंगे, दूसरे में 8 है तो 8 लगाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 8, तीसरे में हम लगा देंगे 2। तो इस तरह से 2 8 2, ये मैग्नीशियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो इस तरह से फिगर बनाना है। ये नहीं कि कुछ भी गोले गोले बना करके रख दो। जैसे वर्कशीट में तुम लोगों ने बहुत सारे मिस्टेक किया, बहुत सारे कुछ भी रख दिए। पहले में हमेशा 2 रखना है, दूसरे में भी देखते हैं कितना बना है। पहले टुकड़े कर लेंगे एटॉमिक नंबर का, यहाँ दिया है उसको टुकड़े कर लेंगे 2 8 2 करके, या 2 8, उसके बाद जो बचता है वो तीसरे में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। गोले का फिगर इस तरह से दिखाई देना चाहिए जैसे सोडियम का दिखाया गया है। और आइसोटोप, आइसोबार महत्वपूर्ण है, उनका यूज महत्वपूर्ण है। और इस तरह से इसमें ये न्यूमेरिकल पूछता है तो 4 5 3 या 4 नंबर के पूछता है परसेंटेज निकालने वाला। तो ये बुकों में भी दिया गया है, सपोर्टिंग मटेरियल में भी दिया गया है। तो इसमें सपोर्टिंग मटेरियल से सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत कंसेप्ट क्लियर है। तो इस तरह से चैप्टर को हम आज समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर नए चैप्टर लेकर के आएंगे वर्कशीट के अनुसार। तब तक आप अपना ध्यान रखना। दूरी और डिस्टेंस का फार्मूला वो लगा लेना, मास को भी लगाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की हिदायत है। और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।